जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से आ जाइए फटाफट और साथ में अपने दोस्तों को भी ले आइए। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं सीईटी से संबंधित जनरल साइंस के कुछ प्रश्नों के बारे में। कल हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे, बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। आज भी हम उसी तरह से प्रश्नों की गति को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। कल हमने 1 से 50 क्वेश्चन पढ़े थे, याद है मित्रों आप सभी को? बिल्कुल। स्वामी राठौड़, नीतू, राम वर्मा, महिपाल सिंह राठौड़, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब बात करते हैं आज के जीएस के प्रश्नों का। आज 51 प्रश्न लेंगे। कल हमने 50 लिए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 51। रक्त के स्कंदन से रोकने के लिए ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त में कौन सा पदार्थ अल्प मात्रा में मिलाया जाता है? Which substance is added in small quantity of the blood stored in the blood bank to, तो बेटा कौन सा ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के समय ब्लड को जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, प्रोथ्रोम्बिन, पोटेशियम या सोडियम साइट्रेट, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी? बताइए, कोई नहीं या उत्तर देना नहीं चाहते हैं। यह सबसे पहला आंसर आया है महिपाल सिंह जी का सी। बाकी लोग भी आंसर देना शुरू करें मित्रों। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे मित्रों। बताओ बेटा। यस, इसका आंसर होगा सी, बेस्ट आंसर। कैल्शियम या सोडियम साइट्रेट होता है बेटा, यह कैल्शियम को मुक्त करता है ताकि रक्त का थक्का नहीं बने। रक्त का थक्का नहीं बने, इसके लिए कैल्शियम को मुक्त करता है। और ब्लड को कितने डिग्री पे रखा जाता है? लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। और ये कितने दिन तक खराब नहीं होगा? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये लगभग मित्रों 30 से 40 डेज तक खराब नहीं होता है, इसको काम में लिया जा सकता है। हाँ, ईडीटीए भी मिलाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आंसर देना पड़ेगा। प्रश्न का उत्तर हमेशा ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न। एक युवा व्यक्ति में सामान्य डायस्टोलिक दाब कितना होगा? नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन यंग पर्सन इज अबाउट 20 mmHg। बताओ बेटा, रक्त दाब की बात कर रहे हैं ये। प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120 से 80 होते हैं और mmHg होता है। मापन याद करो बेटा, बाजू के अंदर होती है धमनी और वह होती है ब्रैंकियल। तो बाजू की ब्रैंकियल धमनी में किया जाता है। और मित्रों, रक्त दाब मापन यंत्र है जो मशीन, उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमीटर। और सबसे पहले रक्त दाब सर्वप्रथम बीपी का मापन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त दाब का मापन की बात करूं मित्रों तो मेजरमेंट किया था हेल्स ने। और किस में किया था बेटा? घोड़े में किया था। हेल्स ने घोड़े में किया था। तो रक्त दाब का मापन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेल्स। और कहां पर किया था बेटा? घोड़े के अंदर किया था। अब इसने पूछा है डायस्टोलिक यानी कि कम और सिस्टोलिक होता है ज्यादा। तो डायस्टोलिक होगा 80, सिस्टोलिक होगा 120। तो आंसर बी, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हो। बी बी बी, बिल्कुल बेटा बी आंसर सही है। एवरेज 80 के आसपास होता है। तो डिस्टोलिक और सिस्टोलिक दो प्रकार का दाब होगा, अधिकतम और न्यूनतम। तो इन्होंने न्यूनतम पूछा है। चले बेटा, कोई दिक्कत नहीं। रेट दिया तो रेट का सर्टिफिकेट बोर्ड पे आपको कभी भी मिल जाएगा, आप बोर्ड से जाकर ले लें। ईसीजी की रिकॉर्डिंग से संबंधित है शरीर में विद्युत धारा, विभवांतर, नाड़ी दर या पंप किए गए रक्त की प्रति मिनट मात्रा। बताओ बेटा, ईसीजी
जो मशीन होती है जिसके द्वारा ईसीजी जांच की जाती है उसका नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी होता है बेटा मशीन। इसके द्वारा मित्रों आधी क्लास हो जाने के बाद, नहीं बेटा आधी क्लास नहीं हुई है, कल हमने 50 तक किए थे, आज उसी क्रम को हमने आगे बढ़ाया है, नया नहीं लिया है बस। तो क्या आंसर होगा बेटा बताइए फटाफट। ईसीजी में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? शरीर में विद्युत धारा? नहीं साहब, इलेक्ट्रिक करंट तो बॉडी के अंदर हम इसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं बेटा इसके अंदर? पंप। याद करो, इसके अंदर हम करते हैं विभवांत। पंप किए गए रक्त को नहीं, नाड़ी दर को नहीं, नाड़ी दर तो पल्स दर होती है, पल्स के द्वारा मापी जाती है। पोटेंशियल को मापा जाता, किसको बेटा? विभवांतर। विभवांतर को मापा जाता, यानी कि बहुत शानदार और बेहतरीन प्रश्न है बेटा ये आपके लिए। नया प्रश्न भी हो सकता है कि ईसीजी के द्वारा किसका मापन किया जाता है? शरीर में हार्ट की कार्डियक के अंदर जो ऐसे नोड होता है बेटा, उसके द्वारा जो विभव पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उस पोटेंशियल का मापन किया जाता है। तो मित्रों बिल्कुल इस क्लास में आप जुड़िए, आपको कई सारी नई नई चीजें, कई सारी बेहतरीन बातें भी देखने को मिलेगी। तो विद्युत विभव होगा और जो हृदय की दीवार पर उत्पन्न होगा और जो कि मित्रों ऐसे नोड पर उत्पन्न होता है। मित्रों हो गया ना प्रश्न का आंसर? चलो आगे। ध्यान रखना, मैं कमेंट पे ध्यान, फिर मैं कह रहा हूं कम दूंगा, नाम पे ध्यान कम दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम समय में कराने हैं तो तुरंत आगे बढ़ूंगा। बताओ आप लोग सबका सहयोग है? आप सब तैयार है ना? एक बार कमेंट करके बता दो, थम्स अप करके बता दो, कुछ नहीं तो दिल भेज के बता दो कि यस सर। आप तो फटाफट प्रश्न करवाते रहो ताकि ज्यादा कवर हो सके। तो लीजिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टोज शर्करा किससे निर्मित होती है? बताओ बेटा। हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी, बिल्कुल सही है। बताओ बेटा लैक्टोज शर्करा किससे निर्मित होती है? कौन सी शर्करा पूछी इन्होंने? लैक्टोज, जो कि मित्रों दूध में पाई जाती है। ये दूध की शर्करा है। याद रखना, लैक्ट शब्द आ जाए तो दूध से संबंध होता है। तो लैक्टोज किससे संबंधित है? दूध से। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, यस सर। ठीक है बेटा, बताइए। तो बताओ बेटा लैक्टोज है वो दूध की शर्करा में होता है, और लैक्टोज होता है बेटा वो किसका बना होता है? तो इसके साथ ग्लूकोज तो होगा ही होगा, साथ में होगा गैलेक्टोज। ग्लूकोज के साथ क्या होगा मित्रों? गैलेक्टोज होता है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों मिलाकर हो जाएगा मित्रों आपके सी। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपसे पूछिए मित्रों, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज, जो गन्ना में पाया जाता है, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज, जो किस में पाया जाता है? अनाज में, और इससे बनती है लैक्टोज, और इससे कुछ नहीं बनता। तो याद रखना, यहां मैंने लैक्टोज का पूछा है, यहां मैंने किसका पूछा बेटा? लैक्टोज का। पूछने वाला सुक्रोज और माल्टोज का भी पूछ सकता है, और ये तीनों ही क्या होती हैं? डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की डाइसैकेराइड शर्कराएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी कि आंसर सी। पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? द विटामिन जो है बेटा डिस्ट्रॉयड हो जाता है अल्ट्रावायलेट से, ए डी ई के। ए जिसका नाम है बेटा, ए का नाम है रेटिनॉल, अगर नाम आ जाए तो कभी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ई का नाम है टोकोफेरॉल, और बेटा के का नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो ये चार होते हैं मित्रों। बताइए कौन सा विटामिन है जो पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है?
देखता हूं मैं आंसर इस प्रश्न के, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों, नया प्रश्न भी है आपके लिए। तो याद रखना बेटा, विटामिन ए नहीं साहब, ए को कोई नुकसान नहीं, डी को नुकसान नहीं, के को नहीं। ई नष्ट हो जाता है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन ई नष्ट हो जाता है। और विटामिन ई को मित्रों हम ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से रोग होता है मित्रों, पुरुष के अंदर होता है नपुंसकता और महिलाओं के अंदर होता है बांझपन, नपुंसकता और बांझपन होता है। तो पराबैंगनी किरणों की क्रियाशीलता से मित्रों इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ई। क्लियर? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। नेक्स्ट, चलिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक बायोटीन का संगठन है? बायोटीन, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, फास्फोरस P, सल्फर S। बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ बायोटीन कहते किसको है? पहले तो ये बताओ बायोटीन किसे कहते हैं? तनुजा सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू साहब, तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बताओ बेटा फटाफट, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट तरीके से। कौन होगा बेटा वो? बायोटीन कौन सा बेटा? याद करो, बायोटीन, बायोटीन होता है, बायोटीन कौन होता है? बायोटीन, तो बायोटीन होता है B7। कौन सा विटामिन? बी विटामिन होता है। और विटामिन बायोटीन हो या नियासिन, इन दोनों में ही, यानी कि B3, इन दोनों में बेटा सल्फर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? सल्फर, सल्फर पाया जाता है मित्रों बायोटीन और निकोटिक अम्ल के अंदर, दोनों में ही मित्रों, नियासिन कह दो या निकोटिक एसिड, दोनों में ही सल्फर पाया जाता है। ये सल्फर के बने होते हैं और यह कोएंजाइम के समान काम करता है। यह किसके समान बेटा? कोएंजाइम के समान काम करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले, कोएंजाइम के समान कार्य कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। चलें आगे, नेक्स्ट, स्तनियों में कौन सा विटामिन आंत में स्थित बैक्टीरिया द्वारा बनता है? इन मैमल्स, हमारे अंदर, विच विटामिन सिंथेसिस बाय बैक्टीरियल लोकेटेड इन द इंटेस्टाइन। बताइए बेटा, हमारी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो विटामिन बनाता है, उस विटामिन का नाम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न के आइए सर फटाफट, विटामिन बनाने वाला कौन सा विटामिन हमारी आंतों में बनता है बेटा? ये आपसे पूछा है, बताइए कौन सा विटामिन? पेंटेथोनिक अम्ल, B5, B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। बायोटीन याद करो B7, और कोलाइन नहीं बेटा, कोलाइन विटामिन नहीं होता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? कोलाई तो बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई जीवाणु होते हैं बेटा, जीवाणु नहीं पूछा है, कौन सा विटामिन पूछा है, विटामिन का नाम पूछा है मित्रों, जो हमारी आंत में बनता है, और वो है मित्रों B12। मत पूछना दोबारा, कौन सा विटामिन? B12। और B12 की कमी से याद करो बेटा, रोग होता है एनीमिया। B12 की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होता है। और B12 के अंदर आपको याद होगा कोबाल्ट धातु पाई जाती है, B12 में
कौन सी मेटल होती है? कोबाल्ट। B12 कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, आंतों में कौन सा बनता है? B12। चलिए बेटा नेक्स्ट, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च आपने खाई होगी बेटा, तो मिर्च जो होता है उसमें स्पाइनेस जो होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है? ये आपसे पूछा, तीखापन। बताइए मित्रों, लाइकोपिन, कैप्साइनिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जल्दी से बताइए, मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? बताइए बेटा। देखो, कैरोटीन होता है गाजर में, आपको याद हो तो गाय के दूध में भी होता है। एंथोसाइनिन जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग फल होते हैं बेटा, उन फलों में अलग अलग रंग उत्पन्न करता है, बैंगनी रंग, नीला रंग। ये कैसा रंग उत्पन्न करेगा? नीला रंग, बैंगनी रंग, ये उत्पन्न करता है। और लाइकोपिन याद करो टमाटर के अंदर होता है, और कैप्सेनिन जो होता है मित्रों वो मिर्च में पाया जाता है, और इसके कारण मिर्च में स्पाइनेस यानी कि तीखापन पाया जाता है। तो आंसर होगा कैप्साइनी, यानी कि आंसर बी। कौन सा हो जाएगा? बी। याद रह जाएगा ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और प्यारे मित्रों बिना पढ़े कभी नैया पार नहीं होती। हम कोशिश कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम याद करा सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पादपों में कायक प्रवर्धन जो होता है बेटा, उसकी इकाई इनमें से कौन सी है? प्रकंद, भूस्त्री, बल्ब, उपयुक्त सभी या कोई नहीं? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स? बताइए बेटा, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है मित्रों, वह किसके द्वारा होता है? उसकी इकाई क्या है? उसकी यूनिट क्या है? यह आप सभी विद्यार्थियों से पूछी गई है। बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट। बहुत अच्छा, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, लगभग सभी प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। प्रकंद, भूस्त्री, बल्ब। प्रकंद होता है बेटा अदरक में, हल्दी में होता है। भूस्त्री तना आपके मिंट, पुदीना में होता है। और बल्ब जो होता है वह आपके होता है क्या बोलते हैं अपन, प्याज, लहसुन के अंदर। और इन सबसे बेटा कायक प्रवर्धन याद करो, अदरक के टुकड़े अगर बोने से नया अदरक का पौधा बन सकता है। और तो ये सब इसके आंसर होंगे। 53 को देखो, 53 में क्या दिक्कत आई बेटा तेरे को? अभी तो ज्यादा दूर नहीं गए हैं अपन। ये रहा बेटा 53, विभवांतर बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है क्लोरोबियम, एजोबैक्टर, एजोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम। एनएरोबिक बैक्टीरिया विच हेल्प इन नॉन बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बताओ बेटा कौन से जीव हैं जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि स्वतंत्र कह सकते हो आप, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। मैं क्लास में आ जाऊं, बिल्कुल लोकेश जी स्वागत, अभिनंदन है आपका। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, हरेंद्र जी आंसर ये दे रहे हैं, बताइए फटाफट। क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60 हम पढ़ रहे हैं मित्रों। स्वतंत्र रूप से सहजीवी नहीं है, सहजीवी मतलब दूसरे जीव के साथ रहने वाला, तो ये असहजीवी है। और स्वतंत्र है, कौन सा होगा? और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, यह भी आपसे पूछा है। बताइए बेटा कौन सा होगा? यस, इसका आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम। कौन से बैक्टीरिया होंगे बेटा? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होंगे जो स्वतंत्र रूप से भूमि में पाए जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से
जमीन में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। सहजीवी हैं ये बेटा एजोवेक्टर, और ये असहजीवी है, स्वतंत्र जीवी हैं। प्रश्न देखो, असहजीवी मतलब जो स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि नॉन बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बताइए बेटा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? Which of the following is used for the treatment of blood pressure and it is only found in India? बताइए बेटा कौन सा होगा? अश्वगंधा, बबूल, तुलसी, सर्फगंधा, जो केवल, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन होगा बेटा? तो बेटा देखो, अश्वगंधा नहीं होता है, बबूल नहीं, तुलसी नहीं, सर्पगंधा होता है। कौन सा? सर्पगंधा, जो भारत के अंदर पाया जाता है, बीपी के उपचार में काम में लिया जाता है, रक्तदाब को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। राउवोल्फिया सर्पेंटिना इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? सबका साथ सबका विकास, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि खाली जगह की सतह पर होता है। बताओ बेटा। आरएच कारक एक एंटीजन है, याद है ना? किसकी बात चल रही है? आरएच कारक की। आरएच कारक बहुत अच्छे से इसके बारे में बात कर चुके हैं हम कई बार। खोज की थी 1940 के अंदर, और खोज करने वाले साइंटिस्ट है कॉल लैंड स्टीनर और साथ में है वीनर, और इन दोनों ने रिसस मक्काका बंदर के अंदर खोजा था। किसके अंदर? रिसस मक्काका बंदर। और एंटीजन हमेशा आपको याद है बेटा आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन किस पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट बताओ, कोई दिक्कत? नो, सिंपल प्रश्न था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। र्यूमर आर्थराइटिस रोग है, कैसा रोग है बेटा? र्यूमर आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट संधियों पर सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती, जिससे जोड़ों में, जॉइंट में दर्द होता है। यह स्वप्रतिरक्षित है, अति संवेदी है, जीवाणुविक है, बैक्टीरियल है या फंगल है? बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 63। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। इट कैसी बीमारी है? तो बेटा ये ऑटो इम्यून बीमारी है, स्व प्रतिरक्षा की बीमारी है। और याद रखना इसके अंदर जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। हाथी पांव तो कवक नहीं बेटा, हाथी पांव कृमि का होता है। कवक से जो भी होते हैं वो होते हैं त्वचा संबंधी रोग। स्किन के जो रोग होते हैं बेटा वो होते हैं हरेंद्र जी त्वचा के, जैसे दाद, जैसे खुजली, जैसे बालों का झड़ना। ये जो रोग मैंने लिखे हैं ये होते हैं बेटा आपके कवक फफूंद से। हाइपर सेंसिटिव नहीं है बेटा, ये ऑटो इम्यून है। इसमें स्व प्रतिरक्षा की बीमारी होती है, जिसके अंदर मेरे प्यारे मित्रों आईजीएम प्रकार की एक एंटीबॉडी बनती है, उसके द्वारा यह होता है। नेक्स्ट अगला रोग ले लें। चलिए, दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं ग्राम पॉजिटिव धनात्मक, ग्राम नेगेटिव, ग्राम उदासीन न्यूट्रल, नॉन इंसेस्टिव। बताइए बेटा, दस्त लगती है ना, तो कौन सा होगा? दस्त के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया कौन है?
याद रखना ग्राम ने, हाँ हेलमंथीज रोग है, कृमि हो गया ना बेटा हेलमंथीज, तो कृमि होते हैं वॉर्म, जलेबी बाबा। हाँ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने स्टेनिंग रंग प्रदान करने के आधार पर बैक्टीरिया को दो प्रकार से बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं बेटा वह रोग कारक होते हैं। तो हमारे शरीर में रोग करने वाले अधिकतर बैक्टीरिया कौन से होंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रोग करने वाले हमेशा ध्यान रखना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट, एक मिनट, इस प्रश्न का आंसर दो। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक कौन है? यानी कि हम जो इकोसिस्टम है मित्रों, इस इकोसिस्टम में उत्पादक होता है, उत्पाद करने वाला, तो उसका कौन सा निर्जीव कारक जो है मित्रों वह सीमा कारक है कि उसकी कमी होने पर प्यारे मित्रों उत्पादकता में कमी आती है। तो याद रखना बेटा, जिस कारक की कमी से उत्पादकता में कमी आती है उसे सीमाकारी कारक कहते हैं। सीमाकारी कारक कहते हैं। बताइए वो कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। अरे भाई, इकोसिस्टम कौन सा है? जल। और जल में आसानी से कौन मिलेगा? पानी तो खूब है, अथाह भंडार है, पानी का अथाह भंडार है। पानी तो जल के अंदर है तो कभी कम हो ही नहीं सकता। वायु कैसे कम होगी बेटा? वायु तो कम हो नहीं सकती, मृदा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहीं से जल से ही लिया जा सकता है पोषक पदार्थ, जलीय पादप है। तो बेटा प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाता सीमा तक। तो सीमाकारी कारक कौन हुआ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, उत्पादकता में? मेन होगा लाइट। तो जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक प्रकाश होता है, जो उत्पादकता को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख चर है, प्रमुख घटक है, और इसकी कमी होने पर उत्पादकता में कमी आती है। इसी कारण इसको सीमाकारी कारक माना गया है। चलिए नेक्स्ट, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता वह है द हेल्थी बैक्टीरिया विच सिंथेसिस बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन। बताओ बेटा, इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैसिलस सीरस, बिफिडो बैक्टीरिया जिसको बिफिडो जीवाणु कहते हैं, ई कोलाई या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस? बताइए, सोच के बताना। यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा ढंग का है, अच्छा प्रश्न है कि हमारी आंत में कौन सा बैक्टीरिया बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बनाता है? बी कॉम्प्लेक्स बनाता है, बताओ बेटा। और बेटा इसका आंसर क्या दे रहे हो पहले मैं देखूं। अरे वाह, स्क्रीन के ऊपर लगातार आंसर आ रहा है बी, बी बी बी। तो बेटा आंसर होगा बिफिडो, और ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमेशा ध्यान रखना बेटा लाभदायक होते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो होता है वह मित्रों आपके क्या होता है? हानिकारक, रोग कारक। रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है थायमिन और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12, विटामिन ए और थायमिन। बताइए, विटामिन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया को रोकने के लिए किसको लेना चाहिए? एनीमिया मतलब आपको समझ में आ गया, रक्त अल्पता मतलब खून की कमी। तो बताओ मित्रों, खून की कमी रोकने के लिए कौन से बैक्टीरिया उत्तरदायी है?
खून की कमी रोकने के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा है, बताइए। ए कौन है बेटा? चलो, थाइमीन कौन सा होता है? थाइमीन होता है B1 और राइबोफ्लेविन होता है B2। तो B1 और B2 विटामिन काम में लेते हैं क्या? नहीं साहब, राइबोफ्लेविन वही B2 हो गया और नियासिन B3 हो गया, ये भी नहीं लेते। फॉलिक एसिड की गोलियां और विटामिन B12 लेना चाहिए ही चाहिए, तो आंसर होगा सी। अरे फॉलिक एसिड, आयरन की गोलियां याद करो, स्कूलों में लड़कियों को दी जाती है, अपन भी कहते थे, एक मेरे को भी मैडम नहीं मिलती थी। वही होती है फॉलिक एसिड की गोलियां जो आयरन की पूर्ति करती है। और याद करो, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगी। तो याद करो, रक्त के अंदर 99% आरबीसी होती है और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो आंसर होगा सी। डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं होता है? पोलियो, काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया। डीपीटी वैक्सीन इज नॉट फॉर डिजीज पोलियो, वफिंग कप, टिटेनस, डिप्थीरिया। बताइए। बिल्कुल जय सांवरिया सेठ की। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं उन सब की इच्छा पूर्ण कर दे। और आप लोग बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दो। और मित्रों, तहे दिल से एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर दें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। बताइए बेटा, कैसा लगता है? कैसी लग रही है क्लास? कैसी चल रही है? पोलियो पोलियो पोलियो, ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर होगा पोलियो, बिल्कुल सही। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टोसिस और टी फॉर टिटेनस। ये ट्रिपल एंटीजन का टीका है। कैसा बेटा? ट्रिपल एंटीजन का टीका है। कैसा टीका है? ट्रिपल एंटीजन का। जय जोहार, क्या बात है मित्रों। आनंद ही आनंद, आनंद के पल। वेरी गुड टीचिंग, थैंक यू। जुलूस में भी नहीं गए सर, हम देख लो क्लास देख रहे हैं। अरे बेटा, अगली साल जब आपकी सरकारी नौकरी होगी और आप खुद सरकारी नौकर होंगे तो जुलूस खुद निकलवाओगे साहब, याद रखना मेरे भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्प विराम के आकार के बैक्टीरिया कौन से होते हैं? अल्प विराम, कोमा सेप, यानी कि बेटा ऐसा कोमा सेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बताइए। अल्प विराम के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो, स्पाइरुलम। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम भी नहीं गए, बिल्कुल हरेंद्र, अपना तो पुराना नाता है बेटा। शानदार जानदार तरीके से पढ़ रहे हो और आप जल्दी अपने सिलेक्शन वाली मिठाई खिलाओ, ऐसी में आशा उम्मीद। जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल वो होगा जब अपने हाथों से हम अपने माता पिता को अपने सिलेक्शन की मिठाई खिलाएंगे बेटा। उस पल के लिए लड़ना है, उस दिन के लिए लड़ना है जब आप लोग, याद करो बेटा, अपने माता पिता को अपने सिलेक्शन की, अपने सक्सेस की मिठाई खिलाओगे। और उन्हीं रातों को लड़ना है जो हमें एक दिन सफलता दिलाएगी। और सफलता आएगी तो मित्रों चारों तरफ शोर मचाएगी, इस बात का ध्यान रखना। प्यारे मित्रों, अल्प विराम बेसिलाई ये मित्रों छड़ के आकार के होते हैं। कोकाई ये गोलाकार होते हैं और विब्रियो होता है और ये सर्पिलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? सर्पिलाकार। ये कैसे होते हैं? गोलाकार। और ये होता है छड़ के आकार। तो याद रखना, छड़ के आकार का पूछे तो बेसिलाई, कोमा पूछे तो विब्रियो। याद करो, हेजा का बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, तो आंसर होगा सी, कोमा सेफ। क्लियर सभी के सभी।
मित्रों बताओ, बच्चों में सबसे बड़ा होता, खाली जगह बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ साथ अंतः सिकुड़ जाती है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वह ग्रंथि कौन सी है? फुल आशीर्वाद है बेटा, मेहनत करो, कोशिश करो, जितने कर सकते हो उतनी करो मेरे प्यारे मित्रों। अपने माता पिता को अपनी जिंदगी सफल करनी है, बताना है कि देखो मित्रों, ये पिताजी आपकी संतान एक सक्सेसफुल संतान है। प्यारे मित्रों बताओ, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ कम होती जाती है? याद रखना बेटा, हमारे दिल पे राज कौन करती है? याद है ना, दिल पे राज कौन करती है? सोच क्या रहे हो? अरे दिल पे राज थाइमस ग्रंथि करती है, किसी और की फोटो मत लाओ, अभी फिलहाल किताबों की फोटो लाओ, किताबों में झुकाओ सर, और किताबों में झुके हुए सिर हमेशा ऊंचे उठते हैं मित्र, इस बात का ध्यान रखना। तो वो होती है थाइमस ग्रंथि, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है और बुढ़ापे का कारण होता है। तो दिल पे राज करती, हृदय की ऊपरी सतह पर पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, प्यारे मित्रों, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। प्यारे मित्रों, पैराथायराइड ग्रंथि ये कैल्शियम पर नियंत्रण करती है हमारी बॉडी के अंदर, और हाइपोथैलेमस इसको मित्रों सुपर मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और पीट्यूटरी तो मास्टर ग्रंथि होती है और जो अन्य ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल करती है, और मास्टर पर हाइपोथैलेमस करता है। तो ध्यान रखना बेटा, सर शिखर तक ले जाने के लिए एक शिक्षक ही होता है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? द कॉमन बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बताइए मित्रों कौन सा है? जल्दी से बताइए। अरे दिल में कौन रहता है? सर आपने बताया दिल पे राज, दिल में कौन रहता है? अरे भाई क्या सोच रहे हो इतना? दिल में खून रहता है, खून। कोई और आएगा तो बेचारा खून कहां जाएगा? याद रखना। तो आंसर क्या होगा बताइए बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? ई कोलाई, स्पाइरिलम, राइजोबियम, डिप्लोकोकस, कौन होगा रे? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन फटाफट बताइए, कौन सा जीवाणु? बिल्कुल इसका उत्तर कोई गलत नहीं करेगा, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होता है, और वो है बेटा ई कोलाई। इसका उपयोग, इसे प्लाज्मिड लेते हैं और मित्रों इसका उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। ई कोलाई के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण भी किया जाता है। तो कौन सा हो गया? ई कोलाई। पॉल बर्ग ने, याद करो, डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड से सबसे पहले इंसुलिन का निर्माण किया था। तो आंसर हो गया ई कोलाई। एपिस फ्लोरिया इनमें से किससे संबंधित है? बताइए बेटा। एपिस फ्लोरिया इज रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग? हनी बी, रेशम कीट, लाख कीट, दीमक। एपिस फ्लोरिया, जल्दी से बताइए इसका संबंध किससे है? एपिस फ्लोरिया, बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों। तो बेटा इसका आंसर होगा मधुमक्खी। ये मधुमक्खी है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, और ये एक बोनी मक्खी होती है, और एपिस डोरसेटा सबसे आकार में बड़ी मक्खी होती है। तो आंसर होगा एपिस फ्लोरिया। रेशम कीट, अच्छा बताओ मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। और लाख
कल्चर। नेक्स्ट बढ़े आगे। सबसे बड़ी एपिस डोरसेटा होती है। बड़ी कौन है बेटा? एपिस डोरसेटा, जिसको रॉक मधुमक्खी भी कहते हैं, और एपिस फ्लोरिया छोटी मक्खी होती है। प्रकाश संश्लेषण के रूप से सक्रिय पी विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? पार का बताइए बेटा। परसेंटेज कितने ग्रहण करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान? जल्दी बताइए। एपी कल्चर हो गया ना बेटा, वो तो पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, बिल्कुल सभी कल्चर हो गए हैं। बताइए। ये दुनिया बड़ी लुटेरी है, ना तेरी है ना मेरी है, सामने राम राम और बगल में हेरा फेरी है। ध्यान रखना, इस दुनिया पे विश्वास नहीं करना है बेटा। अरे बेटा, जितना धरती पे प्रकाश आता है उसका 2 से लगभग 10% PAR का पेड़ पौधे काम में लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एलिफेंटियसिस किसके कारण होता है? एलिफेंटियसिस डिजीज किसके कारण होगा मित्रों? इसको हम कहते हैं हाथी पांव। हाथी पांव, इसका रोग कारक होता है, उसका नाम है बाउचेरिया। बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। क्या नाम बेटा? बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई। और मित्रों, इसका रोग वाहक होता है, रोग वाहक। और रोग वाहक होता है मित्रों, वह होता है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो इसका रोग कारक होता है बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई, और इसका रोग वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। इसमें पांव की लिम्फ ग्रंथियां फूल जाती है, जिसकी वजह से पांव फूलकर हाथी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग कहा जाता है। और बेटा, ये एक कैसा कृमि है बताइए? 74। मैं देख पा रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर लगातार आंसर आ रहा है सी, और भला आप कैसे गलत दे सकते हो? फाइलेरियसिस नाम ही है, फाइलेरियसिस। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, पांव फूलकर, लिम्फ ग्रंथियां फूलकर हाथी के समान दिखाई देती है। तो बेटा, यह एक कृमि है, और कौन सा कृमि? फाइलेरिया। आंसर इस कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है। मक्खन, सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, या कोई नहीं? बताइए बेटा। विच ऑफ द फ्लोरिंग कंटेन, कौन सा होगा? ल्योरिक एसिड। सर काले दिखाई दे रहे बेटा, काला हो या गोरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी फिलहाल पढ़े पे ध्यान देना है। रोग कारक वह होता है बेटा जो शरीर के अंदर जाकर रोग करता है, और रोग वाहक वो होता है जो रोग कारक को शरीर तक लाता है। यह अंतर है दोनों के अंदर। बताओ बेटा। बेटा, लॉरिक एसिड से आपको पकड़ना है, यानी कि लॉरिक एसिड किसमें होता है? नारियल के तेल में होता है। किसमें होता है? नारियल के तेल में, जिसकी वजह से नारियल का तेल बहुत सारी क्रीम्स में भी उपयोग में किया जाता है, स्किन पर भी अपन लगाते हैं, और ये संक्रमण को रोकता भी है, त्वचा को रोकने वाला भी है। नेक्स्ट, तो आंसर होगा कोकोनट ऑयल, यानी कि डी। कईयों ने पता नहीं कौन से बहुत सारे अंदाज लगाए थे। अंदाज नहीं लगाने हैं, अंदाज तो आपके वैसे भी निराले हैं। कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है मोनोसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीएमिनो अम्ल। बताइए। कपास से रेशा जो प्राप्त होता है बेटा,
वह रेशा याद रखना असत्य रेशा कहलाता है। कौन सा रेशा? असत्य रेशा कहलाता है। ये कौन सी सैकेराइड है बताइए। एक सिंपल प्रश्न है, हां अंदाज आपका निराला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए एक सीधा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, इसलिए मैंने आपसे पूछना चाहा। जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट आंसर आने चाहिए आपके। तुरंत प्रभाव से मित्रों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, संख्या बढ़ा दीजिए, जितने जुड़े हो तुरंत प्रभाव से। हां बेटा, वह पॉलीसैकेराइड होता है जो कि एक सेलुलोज होता है। यह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज जो होता है मित्रों, यह एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो आंसर होगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, क्योंकि सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होता है। बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? बैंकिंग उद्योग, बताओ बेटा। विच फंगल इज यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री? बैक मोल्ड या मशरूम मॉरेल? जल्दी से बताइए। बैंकिंग उद्योग, बेटा यीस्ट का प्रयोग करते हैं। और कौन सी यीस्ट? सैकेरोमाइसिस। याद करो बेटा, कौन सी होगी? सैकेरोमाइसिस का यूज किया जाता है। तो कवक का बेकरी उद्योग में, केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बैंकिंग की जगह थोड़ा लिख दो बेकरी। कौन सा उद्योग? बेकरी उद्योग के अंदर किया जाता है। बेकरी, नॉट बैंकिंग। बेकरी उद्योग, केक निर्माण में, ब्रेड निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। बताओ बेटा, तालाब की जो खाद्य श्रृंखला कहां से प्राप्त होगी? फाइटोप्लैंक्टन, जंतु प्लवक, जू प्लैंक्टन, जलीय कीट, एक्वेटिक इंसेक्ट। हाँ, बेकिंग भी सही है और हम इसको बेकरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर ज्यादा आसान हो जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए सोनू मैंने इसको थोड़ा सा बताया। मैंने कहा ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बताइए बेटा, सबसे पहले होता है पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन। इसको खाती है छोटी मछली, और छोटी मछली को खाती है मित्रों बड़ी मछली। सबसे पहले होगा पादप प्लवक, इसको खाएगी छोटी मछली और इसको खाएगी बड़ी मछली। तो शुरुआत कहां से हो रही है? पादप प्लवक से, यानी कि आंसर फाइटोप्लैंक्टन ए से होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्वासियोरकर आमतौर पर बच्चों में इस आयु में देखा गया है। बताइए कौन सी? कौन सी आयु में देखा गया है? 1 वर्ष से कम, 1 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष। बताइए क्वासियोरकर, जल्दी से बताइए कौन सी उम्र के बच्चों में होता है? तो बेटा देखो, प्रोटीन की कमी से अक्सर ये रोग होता है, पोषण की कमी से। और 2 रोग है बेटा, एक होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वासियोरकर। मेरेस्मस और क्वासियोरकर होता है 2 रोग। मित्रों मेरेस्मस जो होता है वो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों में होगा, और ये 1 से
लगभग 4 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इसमें बच्चा मरा मरासा होता है, मेरसमस, मरा मरासा बच्चा, दुबला पतला बच्चा होता है, शारीरिक विकास कम होता है तो वो मेरसमस कहलाता है। और इसमें पेट फूल जाता है, टांगे पतली हो जाती है तो रोग कहलाता है क्वास यॉर्कर। और ये 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। कौन से बच्चों में होगा बेटा? 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होता है। चलिए, BaCl2 एक्वस और Na2SO4 एक्वस जलीय है, इससे रिएक्शन करवाई तो हमें मिला BaSO4 प्लस 2NaCl एक्वस। तो इसका उदाहरण है, बताइए कौन सी अभिक्रिया है ये? बताइए मित्रों, फटाफट जल्दी से बताइए कौन सी अभिक्रिया है ये? देखो बेटा, BaSO4 क्या बना? BaSO4 और क्या बना? NaCl। यानी कि B कहां चला गया? यहां, और N आ गया यहां। तो बेटा B का और Na का विस्थापन हुआ तो 2 जनों का विस्थापन हुआ, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन, डबल विस्थापन की अभिक्रिया होगी। चांदी के बर्तन को हवा में खुला रखने पर वो काले हो जाते हैं, यानी कि चांदी का काला होना कौन सा उदाहरण है? चांदी का काला होना कौन सा उदाहरण है मित्रों, बताइए। चांदी काली हो जाती है तो चांदी का काला होना किसका उदाहरण है? H2S, AgS, AgSO4, Ag2S। बताइए बेटा, चांदी का काला होना। चांदी की वस्तु को सीधा हवा में रखा जाए तो उनके ऊपर ऑक्साइडों की एक परत बन जाती है जिसकी वजह से वह काले हो जाते हैं, और वो होगी Ag2S। याद रखना, ए जी, क्या याद रखोगे? ए जी, हाँ जी, आई, आई कौन? कृत्रिम वर्षा। तो ए जी आई क्या लाई? कृत्रिम वर्षा लाई। याद रखना मेरे भाई और भाई, दोनों याद रखना। कृत्रिम वर्षा किससे आई? अरे ए जी देखो, आई कौन? कृत्रिम वर्षा के साथ, ए जी आई। वैसे याद रखना, ए जी यानी कि होता है चांदी और Au होता है सोना, और ये दोनों तत्व महिलाओं को बहुत पसंद है। इनको कितना भी लाके दे दो, ये हमेशा कहेगी ए जी, हाँ जी, और लाओ, और क्या? सोना। कौन? Au, तुम लाओ। ए जी, Au इधर आओ, सोना और चांदी लाओ। तो Ag और Au समझ में आया? सोना और चांदी दोनों महिलाओं को बहुत पसंद है, हमेशा कहती Ag और लाओ, और कौन? Au, तुम लाओ सोना और चांदी। Ag, Au। चलिए, खाली जगह के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। सोयाबीन, चना, मक्का, जौ। बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। बताओ बेटा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, क्या बात है जी।
पल पल तड़पे थे जिस पल के लिए, पल पल तड़पे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। पल पल तड़पे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा था उस पल को रोकूं हल पर के लिए, पर वो ठहरा भी कुछ पल के लिए। क्या होगा आंसर? सोयाबीन। आंसर होगा बेटा ए, जिसे सोया दूध भी कहा जाता है, जिसे सोयाबीन में भिगो करके प्राप्त किया जाता है। आंसर होगा ए, सोयाबीन, जिसे हम सोया दूध भी कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? साबुन बनाने की क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साबुनीकरण। बताइए इसमें किसका उपयोग होता है? फैटी एसिड, वसी अम्ल लेते हैं और वो हम वनस्पति से प्राप्त करते हैं, तो इसके अंदर हम वनस्पति तेल काम में लेते हैं। तो इसमें से किसका उपयोग नहीं होगा? पामेटिक एसिड, एस्टरिक एसिड, लॉरिक एसिड या बेंजोइक एसिड। बताइए बेटा, साबुन बनाने में साबुन जो होते हैं मित्रों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लवण होते हैं, और साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसके अंदर मित्रों ग्लिसरीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ग्लिसरीन का, पारदर्शी बनाने के लिए। अब मैंने आपसे पूछा है इनमें से किसका उपयोग साबुन में नहीं होगा? पॉमेटिक एसिड का होगा, स्टरिक का होगा, लॉरिक का होगा। अरे भाई साहब, बेंजोइक एसिड इसमें उपयोग में नहीं लिया जाता है। आंसर होगा डी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बेंजोइक एसिड जो होता है इसका उपयोग इसके अंदर नहीं होता है। साबुन जो होता है वो जल में, और उच्च वसी अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। याद रखना बेटा इस बात का। चलिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? फिजिकल चेंजेज कौन सा है? बताइए बेटा, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम रिबेन का दहन होना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भौतिक परिवर्तन क्या होगा? इसका एग्जाम्पल बताइए फटाफट, तुरंत, जल्दी, फास्ट। गुलाब चंद जी, स्वागत, अभिनंदन है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे पे जंग लगना एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन जलेगा, दहन होगा, राख होगा, खाक होगा, वापस नहीं आएगा। स्थायी परिवर्तन जलेगी, राख होगी, खाक होगी। तो बेटा बर्फ का पिघलना है, वो एक अस्थायी परिवर्तन है, और अस्थायी परिवर्तन हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या आंसर होगा बेटा? डी। नेक्स्ट, क्लोरीन का विरंजन गुण इनमें से एक की उपस्थिति में होता है। शुष्क बर्फ, नमी, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध ऑक्सीजन या अनुत्रित। क्लोरीन का विरंजन गुण किसकी उपस्थिति में होता है? विरंजन, रंग हटाने वाला। बताइए बेटा, क्लोरीन का विरंजन गुण किसकी उपस्थिति में होता है? कौन चाहिए? जल्दी से बताइए, किसकी उपस्थिति में होता है? यह आपसे पूछा है। फास्ट, तुरंत आंसर देना। विरंजन बेटा एक ऑक्सीकरण क्रिया है, और ऑक्सीकरण क्रिया हमेशा नमी की उपस्थिति में होती है। मॉइस्चर चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, नमी। बिल्कुल सही आंसर है इसका। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। बताइए, टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है उसका कारण कौन है पानी में?
भारी जल, आपने नाम सुना होगा भारी जल। हाँ, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2, उसमें स्थायी कठोरता होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। ये भारी जल में होती है बेटा कठोरता। अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है? 86 बताइए। आंसर देख रहा हूं, कुछ भी बता रहे हैं। जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? किसके कारण होगी बेटा अस्थायी कठोरता? तो हो जाएगी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। किसकी वजह से होगी बेटा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में कुछ तत्व दिए हैं, कुछ उत्पाद दिए हैं, इनके काम दिए हैं, यानी कि इधर दिया है पदार्थ, इधर दिया है उपयोग। इनको मिलान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। कांच बनाना, H2Cl2 का उत्पादन करना, विरंजीकरण करना, एंटासिड। बताइए बेटा कौन होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट तुरंत आंसर आने चाहिए। जल्दी से उत्तर आपके आने चाहिए मित्रों। आशा है आपसे, उम्मीद है आपसे, और आशा और उम्मीद हमेशा मित्रों रंग लाती है। बताइए क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर किस काम आता है? विरंजक चूर्ण के रूप में। बेकिंग सोडा जो होता है बेटा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, या CO3, और ये आता है एंटासिड के रूप में। किसके रूप में आएगा बताओ बेटा? बेकिंग सोडा का उपयोग कहां होगा? बेकिंग सोडा हो गया बेटा। और फिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा होता है कांच बनाने में धोने का सोडा, Na2CO3। और सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ये N और Cl2 के उत्पादन में काम में आता है, यानी कि मित्रों आंसर हो जाएगा डू। तो देखो A में 3 कहां है? यहां 2 जगह है। B में 4, B में 4, D में है, तो आंसर हो जाएगा डी। और ज्यादातर का आंसर 3, 4, 1, 2। बिल्कुल मित्रों, डी आंसर इज परफेक्ट एंड करेक्ट। कोई डाउट? एनी डाउट इस प्रश्न के अंदर? सभी को एकदम ओके? चलिए ले लूं अगला प्रश्न। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल यूज इन खाद्य परिरक्षण के रूप में, ट्यूबलेस टायर को पंचर बनाने में, डिटर्जेंट के निर्माण में, या एंटी फ्रीज के लिए। बताइए बेटा क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। तो बेटा ये लगभग 3884 डिग्री तापमान पर उबलता है। कितने? 388। मैंने कितने लिख दिए? अच्छा बेटा लगभग 388 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। यह एक जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ। उसका उपयोग एंटी फ्रीज के रूप में जमने से रोकने के लिए किया जाता है। एंटी फ्रीज के रूप में, ऑटोमेटिव एंटी फ्रीजर में किया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। NH4OH एक्वस है, क्रिया करवाई H2SO4 से, तो जल तो बन गया, साथ में यहां क्या बनेगा? NH4 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा?
बताइए बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो बेटा, NH फॉर ऑल ट्वाइस ये बच गए, और साथ में क्या होगा, H2 आया तो SO4 आएगा। तो बेटा कौन हो जाएगा, बताइए कहां चला गया, ये रहा। तीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी कि सी में दो। ताप दृढ़ बहुलक वो होता है जिसका आसानी से आकार नहीं बदलता, कड़क मजबूत होता है, एक। और ताप सुगड़ी हो गया जो आसानी से आकार बदल जाता है, तीन। 4 1 2 3, 4 1 2 3 आया क्या आपका, 4 1 2 3, यानी कि बी आंसर परफेक्ट करेक्ट। 4 1 2 3 आया ना, प्रोटीन से मिल गया, बिल्कुल। जिसको प्रोटीन आता तो सी में मित्रों आपके क्या था, 2, और याद करो सी में 2 एक ही जगह है, यानी कि जिसको प्रोटीन का अच्छे से याद था उसका ही यह प्रश्न आसानी से मिल गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। एक बार सभी थम्सअप कर दें, जयकारा लगा दें। आज गणेश जी का वार भी है। गणेश जी का वार तो नहीं बेटा, गणेश जी का दिन है, अनंत चतुर्दशी है। तो प्यारे विद्यार्थी आप सभी एक बार जय गणेश लिख दें, गणेश जी को अच्छे से याद कर दे। भगवान का टाइम हो रहा है। चलिए मित्रों, पूजा आरती का भी टाइम चल ही रहा है, चारों तरफ बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो आपसे भी उम्मीद कर दें एक बार सभी जय गणेशा लिख दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करें। चलिए बेटा, ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन आपसे पूछा है। हाँ मंगलवार है बेटा, वो तो गया बेटा, बुधवार लग गया मान लो। बताओ बेटा, कोई बात नहीं, गणपति बाबा तो हमेशा अपने साथ ही रहते हैं बेटा। चलिए, ओजोन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए मित्रों। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जय गणेशा की बाहर आ चुकी है और गणपति बाबा आप सबकी इच्छा पूरी करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। बताइए, ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक उष्मा शोषी प्रक्रिया है। उष्मा निकलती है, उष्मा शेषी यानी कि उष्मा ग्रहण होती है। ओजोन एक त्रिपरमाणुक रेखीय अणु है। ओजोन में 2 द्विबंध होते हैं। ओजोन का निम्न स्तर शोभ मंडल ओजोन में और वायुमंडल प्रदूषक है, इनमें से कोई नहीं। सत्य कथन कौन सा है, बताओ बेटा जल्दी से। बताइए बेटा। ओजोन का उष्मा सेपी प्रक्रिया शोषी नहीं, त्रिपरमाणुक है लेकिन रेखीय नहीं होता है, द्विबंध नहीं होते बेटा। यस, ओजोन निम्न स्तर मात्रा में शोभ मंडल में होती है और समताप मंडल में सबसे अधिक मात्रा में होती है। सबसे अधिक मात्रा में होती है समताप मंडल में। और यहां पर सत्य कथन पूछा है, असत्य नहीं। तो सत्य बेस्ट आंसर कौन सा होगा, डी। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग करेंगे, CaOCl2, NaSCO3, NaCO3 10H2,
CSO4.2H2O। बताइए बेटा, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी कठोरता पानी में जो होगी उसको बेटा दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बताओ बेटा, किसका प्रयोग किया जाएगा? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाएगा और वो होता है NaCO310H2O, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये जिप्सम है बेटा। NaCO3 ये खाने का सोडा है और ये विरंजक है, सोडियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, बताओ बेटा। फिजिकल चेंजेस का उदाहरण क्या है? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तन का काला पड़ना, चांदी का पानी में घुलना। मोमबत्ती जलेगी तो राख होगी, दूध से दही बनेगा स्थायी परिवर्तन, काला पड़ना ऑक्सीकरण, चीनी घुलना मित्रों भौतिक परिवर्तन है, यानी कि सी, सॉरी डी आंसर होगा। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? बताओ बेटा। जिंक Zn है, इसकी क्रिया करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और पानी। बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये बनेगा बेटा Na तो होगा ही होगा। क्या होगा बेटा बताओ। चलो एक बार आपके ऑप्शन देख लेता हूं क्या आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। ये बनेगा बेटा Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा, यानी कि सोडियम जिंकेट और साथ में गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस पूरे ऑप्शन में एक ही जगह है बेटा, तो आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर इज परफेक्ट। बताइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट 95। आर्टिफिशियल रेनिंग कृत्रिम वर्षा और क्लाउडिंग सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। कृत्रिम वर्षा बताया तो था बेटा मैंने आपको। कृत्रिम वर्षा अभी तो कुछ देर पहले बताया था, याद करो। अभी तो बताया था बेटा आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा, फेरस सल्फेट नहीं, सिल्वर आयोडाइड। याद करो कौन आई? AgI। बता था ना मेरे भाई, AgI सिल्वर आयोडाइड। जस्ट कुछ समय पहले ही इसके बारे में मैंने आपसे बात भी की थी। चलिए नेक्स्ट, इस प्रश्न का आंसर दो। सैल्यूट फर्स्ट क्या है? एक भूस्थिर उपग्रह, एक रॉकेट, एक नक्षत्र, एक अंतरिक्ष स्टेशन। सैल्यूट फर्स्ट, हाँ सैल्यूट फर्स्ट क्या है बेटा बताइए। सैल्यूट फर्स्ट क्या है ये आपसे पूछा है। सैल्यूट फर्स्ट बेटा पहला अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको सोवियत संघ रूस ने स्थापित किया था। सोवियत संघ रूस ने 19 अप्रैल 1971 को स्थापित किया था। 19 अप्रैल 1971 में स्थापित किया था। तो यह विश्व का पहला स्पेस स्टेशन है, पहला अंतरिक्ष स्टेशन है बेटा वर्ल्ड का, फर्स्ट। तो दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। पहला किसका बेटा? दुनिया में, वर्ल्ड में पहला अंतरिक्ष स्टेशन है सैल्यूट फर्स्ट।
बताइए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित राशि है द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या उपयुक्त सभी। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है मित्रों तो पदार्थ की हमेशा क्या बदलती अवस्था, पदार्थ का आयतन बदलता है, घनत्व बदलता है, लेकिन मास कभी नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलता है? द्रव्यमान नहीं बदलता है। हाँ, दुनिया का, वर्ल्ड का, एक ही तो बात हुआ रे। बताओ बेटा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे की आकृति बदली तो ये तो रासायनिक थोड़ी हुआ, आकार बदलना तो भौतिक ही हुआ। चलिए आप बता दो एक बार इसका उत्तर। जल्दी से बताइए, इसको तो आप बता दोगे इसलिए मैं रुक गया बताते बताते ही। हाँ देखो बेटा, लोहे की आकृति बदली है, विद्युत धारा प्रयोग करने पर चुंबक बनना भौतिक परिवर्तन होता है, लोहे का पिघलना, आकार बदला, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक रासायनिक क्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल, बताइए बेटा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन। बताइए बेटा। इन अभिक्रियाओं में अभिकारक की मात्रा शून्य, कभी शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। उत्क्रमणीय है तो बेटा ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। उत्क्रमण अभिक्रिया में अभिक्रिया अग्र और प्रतिप अभिक्रिया में विभाजित होती है। देखो, रिवर्सेबल है तो सीधी सी बात है ये दोनों दिशाओं में होती है, चलती है। और बेटा उत्क्रमण अभिक्रिया में अग्र और प्रतिप में बिल्कुल विभाजित होती है। तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? मैं सभी दे दूं तो बैठेगा सही। तो बेटा बिल्कुल इसमें अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती है। मैंने शून्य पढ़ लिया, शून्य तो कभी हो ही नहीं सकती बेटा। तो इस बिल्कुल ये कथन सही है, शून्य नहीं होती, शून्य होती नहीं दिखा। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, बिल्कुल चलती है बेटा, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। सभी ऑप्शन सही है। रिवर्सेबल के लिए तो सभी सही है बेटा। अभिक्रिया में कोई ना कोई क्रियाकारक होगा तो नहीं है। अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चली तभी तो उत्क्रमणीय हुआ, और अग्र चली तो अग्र और पीछे चली तो प्रतिप तो दोनों दिशा में हुआ। बिल्कुल आंसर डी होगा, एकदम सही। और मित्रों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ले रहा हूं। इनो का प्रमुख घटक कौन है जिसका उपयोग एसिडिटी यानी कि एसिडिटी यानी कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए करते हैं? पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए काम में लेते हैं। बताइए बेटा कौन सा होगा? Na2CO3, NaSCO3, CaCO3, NaOH। हाँ, फटाफट आंसर दे दीजिए बेटा आज के प्रश्न का। और बेटा देखो ये होता है धोने का सोडा, धोने का सोडा। ये होता है खाने का सोडा। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा होता है बेटा, इसका उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थी मित्रों एक आज की क्लास। कैसी लगी? क्लास के बाद जरूर बताना। मस्त रहना, व्यस्त रहना और लगातार जितना पढ़ सकते हो अच्छे से अच्छा मित्रों रिवीजन करना। थैंक यू।